सोचती हूँ कि इनके टैक्स पेयर के पैसे जा कहाँ रहे हैं। अरे रहने दीजिए, आपसे तो कुछ बोला ही नहीं जाता। इनके टैक्स पेयर के पैसे इसी सरकार की पीआर में, इसी सरकार के एडवर्टाइजमेंट में चले गए। ये लोग रोज नया नैरेटिव बनाते हैं, कभी डेमोक्रेसी खतरे में है, कभी इंस्टीट्यूशन खतरे में है। अरे भैया थोड़ा झांकिए, आपका पॉलिटिकल फ्यूचर खतरे में है। जितना मजनू नहीं पिटा लैला की प्यार में, उतना तो किसान और युवा पिट गए इनकी सरकार में। और ये बहुत ही शर्मनाक बात है स्पीकर कि हमारी रूलिंग पार्टी के मेंबर्स को ये बोलते शर्म भी नहीं आती कि ये बेलन चलाने वाली लड़कियां मैदान में टिक नहीं पाएंगी। अगर विकास हुआ है तो आज भी बिहार और झारखंड के कई गाँव में लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष क्यों नहीं करते। घटना दुर्घटना पर मौनी बाबा बन जाते थे, हनुमान चालीसा अपने सीने पर रखकर सो जाते थे। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। जनता अब सिर्फ ताली नहीं बजाएगी, अब तो सवाल पूछेगी और जवाब मांगेगी। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे माननीय एचआरडी मिनिस्टर रोगी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लोग वर्षों से शिक्षा को नजरअंदाज करते आ रहे थे, आज वही हमें शिक्षा की पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यह विडंबना नहीं तो और क्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑपोजिशन का यह नो कॉन्फिडेंस मोशन देखकर ऐसा लगता है जैसे एग्जाम तो देने चले आए हैं, लेकिन सिलेबस अभी तक पढ़ा ही नहीं है। मैं आज इस सदन में सिर्फ एक मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि उन करोड़ों स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स की आवाज बनकर खड़ी हूँ जिसे इस देश के एजुकेशन सिस्टम पर भरोसा है। स्पीकर सर, ऑपोजिशन यह कहता है कि देश का एजुकेशन सेक्टर फेलियर है, लेकिन मैं उनसे यह पूछना चाहती हूँ, क्या डिजिटल एजुकेशन का एक्सपेंशन फेलियर है? क्या नए यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट का एस्टेब्लिशमेंट फेलियर है? क्या स्कूल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग को बूस्ट देना फेलियर है? अगर यह फेलियर है तो सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, पैंडेमिक के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज एजुकेशन सिस्टम पर आया, लेकिन हमने उसे इंश्योर किया। ऑनलाइन क्लासेस और डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू लर्निंग कंटिन्यू रहे। स्टूडेंट का एकेडमिक ईयर वेस्ट ना हो, टीचर को ट्रेनिंग और उन्हें सपोर्ट मिले। ये सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, कमिटमेंट था। हमारी सरकार यह मानती है, एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट डिग्री, इट इज अबाउट एम्पावरमेंट। इसीलिए हमने फोकस किया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ा सुधार। रटने की बजाय आलोचनात्मक सोच पर बल दिया गया, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी, स्किल बेस्ड लर्निंग, ताकि हर स्टूडेंट जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बन सके। डिजिटल इंडिया ने भी एजुकेशन सिस्टम में काफी बदलाव किए, जैसे मैं कुछ स्कीम का नाम बताना चाहती हूँ। दीक्षा प्लेटफॉर्म, स्वयं शिक्षा ऑनलाइन। आज इस देश में 90% स्कूलों में टॉयलेट और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल है। 2014 के बाद IIT, NIT और एम्स जैसे इंस्टीट्यूट की संख्या में सिग्निफिकेंट वृद्धि हुई है। टीचर ट्रेनिंग के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मदन मोहन मालवीय मिशन फॉर टीचर ट्रेनिंग की शुरुआत की, जिसमें 900 करोड़ रुपए का प्रावधान है। स्पीकर सर, नो कॉन्फिडेंस मोशन नंबर का एक गेम हो सकता है, लेकिन एजुकेशन एक लॉन्ग टर्म विजन है। और मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहती हूँ, देश की युवा इस सरकार के साथ है, क्योंकि उन्हें अपना फ्यूचर यहाँ सेफ और ब्राइट दिखता है। अब मैं ऑपोजिशन से यह पूछना चाहती हूँ, आपके पास अल्टरनेटिव क्या है? सिर्फ क्रिटिसिज्म या कोई क्लियर रोड मैप भी है? क्योंकि बिना सॉल्यूशन का सवाल उठाना रिस्पांसिबिलिटी नहीं, पॉलिटिक्स है। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे ऑनरेबल मेंबर अभय जी पे। मैं आशा करूंगा अभय जी कि आप तालियां बजाएं, शब्दों का इस्तेमाल उसी प्रकार से करेंगे अभी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे ये मौका दिया। मैं आज इस सदन में एक युवा प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हूँ। यह अविश्वास प्रस्ताव किसी व्यक्ति, दल या विचारधारा के खिलाफ नहीं है मित्रों। यह अविश्वास प्रस्ताव उन नीतियों के खिलाफ, उन निर्णयों के खिलाफ है
जिसके कारण आज हमारे देश की आम जनता, युवा, किसान, महिला सीधे रूप से प्रभावित हो रही हैं। अब समय आ गया है यह सदन तय करे, क्या हम सिर्फ वादों की राजनीति को स्वीकार करेंगे या जवाबदेही की मांग करेंगे। हमारे आंदोलनकारी भगत सिंह के कुछ विचार मैं आज इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि क्रांति की तलवार विचारों की शान से तेज होती है। आज यह हालात है माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां सवाल उठाना गुनाह बन गया है और खामोशी को ही वफादारी समझ लिया गया है। मैं सर्वप्रथम अपने होम मिनिस्टर से, माननीय होम मिनिस्टर से कुछ सवाल करना चाहूंगा। देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन सीए और एनआरसी जैसे मुद्दों ने देश भर में बहस और विरोध को जन्म दिया है। सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है और सांप्रदायिक हिंसा बढ़ा है। आदरणीय होम मिनिस्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मणिपुर पर इतना लंबा लंबा भाषण दे रहे थे, आप कहां गए थे जब मणिपुर में हमारी बहन बेटियों को नग्न कर घुमाया जा रहा था? प्रधानमंत्री क्यों मौन थी? मैं याददाश्त थोड़ा मजबूत करना चाहूंगा माननीय होम मिनिस्टर का, जिन्होंने यह कहा कि हमारे रहते पार्लियामेंट पे अटैक हुआ है, तो उनको बता देना चाहता हूं वो आपकी सरकार थी। 2002 में आपके सरकार के समय में हमारे संविधान सांसद पे अटैक किया गया था, तो आप अपने तथ्यों को एक बार सही कर लें। संस्थाओं का गला घोटना, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, आज ईडी हो, सीबीआई हो, या सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को कुचलने का एक हथियार बनकर रह गया है। आज हमारे देश में हर दूसरे दिन मॉब लिंचिंग का शिकार हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय होम मिनिस्टर से, और कितने पहलू घाव मारे जाएंगे? आज आप सम्मान की बात करते हो, इसी जंतर मंतर पर हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और मेडलिस्ट लड़कियों को घसीटा गया, तब आपका महिला सम्मान कहां था? मैं अपने डिफेंस मिनिस्टर से भी कुछ सवाल करना चाहता हूं। मैं रक्षा मंत्री की नीतियों पर प्रश्न उठाना चाहता हूं। हाल ही के समय में हमने रक्षा खरीद में पारदर्शिता की कमी देखी, सीमाओं पर बढ़ते तनाव देखे और सैनिकों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान की कमी देखी। हमने अग्निवीर जैसे योजनाओं को लाकर हमारी सरकार ने हमारे युवाओं को ठगा है। सीमा पर तनाव बढ़ रहा है, विशेषकर आप देख सकते हैं हमारे लेह और लद्दाख क्षेत्र में लगातार बहुत सारे आंदोलनकारी इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जहां उन्हें बार बार जेल में बंद कर दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, इसी सरकार के गार्जियन हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना था कि हम सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। आपका पड़ोसियों के साथ क्या संबंध है? ना तो आप पाकिस्तान के साथ संबंध बना पाए, ना म्यांमार के साथ बना पाए, ना एक छोटा सा देश नेपाल भी आपको आंख दिखाने की आज हिम्मत रखता है, ना श्रीलंका से आपका संबंध बना। आप किससे संबंध बनाने की बात कर रहे हो? माननीय मुख्यमंत्री महोदया, कुछ सवाल आपसे भी बनता है। आर्थिक मोर्चे पर नोटबंदी हुई, जीएसटी लागू किया गया, इन जैसी नीतियों ने पूरे देश में चर्चा का विषय बना। बेरोजगारी दर बनी, बेरोजगारी दर में काफी बढ़ोतरी हुई। मैं अपने वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिखने में ही व्यस्त है, बताने में व्यस्त है, कि इसका भी जवाब देगी? मध्यम वर्ग, इस साल के बजट में हमारी वित्त मंत्री ने बताया कि उनका मेन ध्यान हमारे मिडिल क्लास लोगों पर है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि यह मध्यम वर्ग आज कर के भार से ग्रसित है और आप उसके लिए कोई भी समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, किसानों का समस्या, किसानों की आय दुगनी करने का समस्या, लेकिन आय दुगना तो नहीं हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों का आत्महत्या करने की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं।
आज का युवा डिग्री लेकर दर बदर भटक रहा है, लेकिन उसे इनाम में मिलती है सरकार की लाठियां। मुझे वित्त मंत्री महोदया से पूछना है कि वित्त मंत्री महोदया, जो कुछ साल पहले आपने 100 स्मार्ट सिटीज का वादा किया था, ढोल पिटा था, सुना है उस ढोल में पानी भर गया है, इसलिए उसका नाम बदलकर सिटीज ऑफ ग्रोथ एंड हाउस रख दिया है। वैसे भी नाम बदलने में तो आप माहिर हैं। यह सरकार जो मूवीज पे टैक्स फ्री करती है, वो अभी भी कफन पे टैक्स लगा रही है। मैं एक शायरी के माध्यम से अपनी वित्त मंत्री से कुछ पूछना चाहता हूं। मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के पुराने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल रोटी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ऐसे अच्छे दिन अंबानी अडानी को मुबारक, ऐसे अच्छे दिन अंबानी अडानी को मुबारक। वो ऐसा करो साहब, मुझे वो पुराने दिन ही लौटा दो। अब हमारे समक्ष आ रही है विदेश मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले आदर्श जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विदेश नीति केवल विदेशी यात्राओं और मंचों पर भाषण देने तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह देश की गरिमा, सुरक्षा और वैश्विक संबंधों की मजबूती से जुड़ी होती है। आज सवाल उठते हैं, पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में लगातार तनाव क्यों बढ़ रहा है? सीमा विवाद पर स्पष्ट और ठोस समाधान क्यों नहीं मिल रहा? अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हमारे हितों की रक्षा कितनी प्रभावी रही? मैं विदेश मंत्री से पूछना चाहता हूं कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तेरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। कोई कितनी भी बुलंदी पर चला जाए, कोई कितनी भी बुलंदी पर चला जाए, मगर आसमान से उतारे तो सभी जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदया से कुछ सवाल करना चाहता हूं। वादों का समंदर था प्रधानमंत्री महोदया, वादों का समंदर था, पर सच्चाई सूखी निकली। हर भाषण में चमक थी, पर जमी अधूरी निकली। आपने कहा था प्रधानमंत्री महोदया, आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे, हम इंतजार करते रहे, पर हर सुबह नई परेशानी और हर शाम अधूरी निकली। आपके नेतृत्व में कई बड़े फैसले लिए गए, हमारी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई बड़े फैसले लिए गए, जैसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। इन योजनाओं ने उम्मीद जगाई, लेकिन जमीनी स्तर पर इनके प्रभाव को लेकर अभी भी सवाल है। मैं पूछना चाहता हूं वित्त मंत्री से, जो डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रही थी, अभी आपके सरकार के मुखिया ने कैश देकर 10 रुपए का झालमुड़ी खरीदा है बंगाल में। आपने उन्हें क्यों नहीं कहा पूछने के लिए? मैं पूछना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री महोदया से कि आज मैं इस सदन में केवल शब्द लेकर नहीं, बल्कि उन अनकहे दर्दों की आवाज लेकर खड़ा हूं, जो हर युवा, हर किसान, हर आम नागरिक के दिल में दबी है। आज मैं केवल अविश्वास प्रस्ताव नहीं, बल्कि टूटी उम्मीदों का हिसाब मांगने आया हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन विचारों और शायरियों के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं, यह समय चुप रहने का नहीं, बल्कि सच बोलने का है। लोकतंत्र में सवाल उठाना हमारी जिम्मेदारी है। यह जनता की पीड़ा है, यह युवाओं का आक्रोश है। अब समय आ गया है, अब समय आ गया है, यह सदन तय करे, क्या हम खामोशी को स्वीकार करेंगे या सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे? मैं पूरे विश्वास के साथ इस अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में नहीं, पक्ष में खड़ा हूं। मैं इस प्रधानमंत्री महोदया से एक और छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। मित्रों, ये गृह मंत्री देखिए अभी से हाथ जोड़ने में लगे हैं, माफी मिलेगी, लेकिन सत्ता में जाने के बाद अभी माफी नहीं मिलेगी। ये अमृत काल का ढिंढोरा पीटने वाले अब तो खुद भी अपने शब्द भूल गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं सत्ताधारी दल से कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नाम छुपाने वाली है सरकार, अब आम का ठेला लगाने वालों का नाम पूछ रही है। इस सरकार को आलोचना सुनने की आदत नहीं है। अब मैं अपनी पूरे भाषण को खत्म करने के लिए एक रामधारी सिंह दिनकर की आखिरी पुकार आपको सुनाना चाहता हूं।
कि सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली करो। जनता आती है, जनता अब सिर्फ ताली नहीं बजाएगी, अब तो सवाल पूछेगी और जवाब मांगेगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। तो चलिए बातें हैं हमारे माननीय विदेश मंत्री आदर्श जी पे। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत कथार है कि युद्ध ही तो वीर का फरमान है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों की नीड़ हो, जो लड़ सका है एक ही महान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस सदन के सामने एक इम्पोर्टेंट बात रखना चाहता हूँ। हमारी सरकार से पहले और हमारी सरकार के बाद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या बदलाव आए हैं। मान्यवर, 2014 से पहले इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ज्यादातर नॉन एलाइनमेंटल बेस्ड थी। इंडिया का अप्रोच ज्यादातर कॉशियस एंड रिएक्टिव था। ग्लोबल स्टेज पे इंडिया का रोल काफी लिमिटेड माना जाता था। उस समय ज्यादातर वेट एंड वॉच पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा था, लाइक दिल्ली टेरर अटैक 2005, वाराणसी टेरर अटैक 2006, मुंबई टेरर अटैक 2008 और इसके बाद भी लगातार कई टेरर अटैक इंडिया पे किए गए, जो कि एक फेलियर गवर्नमेंट को दर्शाता है और गवर्नमेंट के कैजुअल अप्रोच को भी दिखाता है कि अपने देश और देशवासियों के प्रति कितने ही चिंतित और जागरूक थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2014 के बाद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कुछ बदलाव आए हैं, जो कि हमारी लीडरशिप में एक क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन आया है। अब इंडिया एक लीडर के रूप में ग्लोबल स्टेज पे उभरा है। G20 समिट 2010 जैसे बड़े मंच को होल्ड करके इंडिया ने अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव किया है और नेशनल और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी इनिशिएटिव को इंडिया आज लीड कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उरी टेरर अटैक, पुलवामा टेरर अटैक और रिसेंट में हुए पहलगाम टेरर अटैक के समय इंडिया ने ईंट का जवाब पत्थर से देकर अब पाकिस्तान और पूरे विश्व को बतलाया है कि बदलता हुआ नया भारत है, जो कि जरूरत पड़ने पे घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य, विपक्ष के सदस्य कुछ ने अरुणाचल प्रदेश की जमीन पर सवाल उठाए हैं, तो तिवारी जी ध्यान दीजिएगा। जिनके दौर में चीन हमारी जमीन तक आ पहुंचा, आज वही राष्ट्रीय सुरक्षा पे ज्ञान दे रहे हैं। देश इतिहास भी जानता है और वर्तमान भी देख रहा है। जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें 1962 का इतिहास भी याद रखना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा गौर फरमाइएगा। जब 38,000 किलोमीटर से अधिक, ध्यान दीजिएगा तिवारी जी, 38,000 किलोमीटर से अधिक अरुणाचल प्रदेश के जमीन पर जब चाइना कब्जा किया था, उस समय आपका ही गवर्नमेंट था सरकार, याद रखिएगा। तो इसी पे मैं कहना चाहूंगा, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई है, आज हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, सरहदें हमने नहीं खोई थी, लेकिन उन्हें मजबूत करना हमारी सरकार ने अपना संकल्प बनाया है। स्पीकर सर, इंडिया का रुख ग्लोबल लेवल पे भी बदला है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया ने इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया न्यूट्रल रहने का। भारत की न्यूट्रलिटी कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि यहाँ एक क्लियर मैसेज था कि इंडिया सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट और शांति के पक्ष में खड़ा है, किसी के दबाव में नहीं। यूएसए जैसे सुपर पावर के मना करने के बावजूद इंडिया ने रशिया के साथ अपना रिलेशन मेंटेन रखा और कच्चा तेल का व्यापार लगातार करते आ रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर यूक्रेन की बात करें, जहां पे 18,000 से अधिक स्टूडेंट फंसे हुए थे, उसे हमारी सरकार ने सेफली इंडिया घर लाकर ये प्रूव किया है, अपनी सॉवरेनिटी को प्रूव किया है। अध्यक्ष महोदय, जब दुनिया वेस्ट एशिया की आग में उलझी हुई थी, तो भारत घबराया नहीं। भारत ने अपने हितों के साथ होली भी मनाई और रणनीति भी निभाई। जहां आज पूरा विश्व ऑयल क्राइसिस जैसी समस्याओं से जूझ रहा है,
वहीं दूसरी ओर भारत पे अभी तक इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। यह सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी का एक उदाहरण है। महोदय, देश चलाने के लिए शोर नहीं, सोच चाहिए। ओह, मैं भी एक किनसे कह रहा हूँ, अगर उनके पास सोच होती तो यहाँ बैठे होते, वहां नहीं। सर, अपोजिशन का प्रॉब्लम यह नहीं है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वीक है, प्रॉब्लम तो यह है कि इंडिया बस स्ट्रॉन्ग हो चुका है और ये इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। महोदय, ये नए भारत की तस्वीर है जहां पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जैसे नेता ने भी कहा है कि हमें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से कुछ सीख लेनी चाहिए। हम गर्व से कहते हैं, हाँ, दुनिया भारत से सीख रही है, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे अपोजिशन लीडर अंबिका जी, भाई सुनो तो, सुनो, सबका जवाब मिलेगा, वेट करो, जैसे उतने दिन से करते आ रहे हो। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अपोजिशन अब भी इंडिया को पाकिस्तान से कंपेयर कर रहा है। तो मैं उन्हें बता दूं, गधे पे लाइन खींच देने से गधा जेबरा नहीं हो जाता। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले भारत दुनिया को सुनता था, आज पूरी दुनिया भारत को सुन रही है और यही बदलाव भी हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी जीत है। अध्यक्ष महोदय, जो आज भी सफलता में कमी ढूंढ रहे हैं, उन्हें समझना होगा, उन्हें यह समझना होगा, यह सिर्फ सरकार की जीत नहीं, वो तमाम 140 करोड़ भारतवासियों की आत्मविश्वास का जीत है, आत्मविश्वास का जीत है। ये सिर्फ सरकार नहीं, देश का विश्वास खड़ा है, ये सिर्फ सरकार नहीं, देश का विश्वास खड़ा है। हर आरोपों के सामने सच मजबूती से अड़ा है। जो आज गिराने चले हैं आवाज के जोर पर, उन्हें समझ लेना चाहिए, भारत अब झुकता नहीं, खड़ा है। स्पीकर सर, आज भारत सिर्फ एक रीजनल प्लेयर ही नहीं, भारत एक ग्लोबल वॉइस बन चुका है। इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया की लीडरशिप को रिस्पेक्ट मिल रहा है। दुनिया भारत को डिसीजन मेकिंग टेबल पे चाहती है और अब भी कुछ लोग अपने पुरानी सोच में अटके हुए हैं। क्राइसिस के समय इंडिया ने सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए लीडरशिप दिखाई है। यह सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ है, एक कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी का रिजल्ट है। स्पीकर सर, अपोजिशन को मैं एक लाइन में बताना चाहूंगा, जो तब से बोले जा रहे हैं गवर्नमेंट ने किया ही किया है, बताते हैं जनाब। हमने दुनिया के मंच पर देश का सर ऊंचा किया है, हमने दुनिया के मंच पर देश का सर ऊंचा किया है, हर चुनौतियों का सामना खुलकर किया है। जो आज भरोसा तोड़ने की बात करते हैं यहाँ, याद रहे, भारत ने हर मोड़ पर खुद को साबित किया है, हर मोड़ पे खुद को साबित किया है। ये मोशन पास हो या फेल हो, ये एक बात तो क्लियर है, दुनिया का भरोसा इस भारत पे है और इस भारत का भरोसा हम सरकार पे है। अब इंडिया सच में एक विश्व गुरु बन गया है। इंडिया इज नॉट अ बैलेंसिंग पावर, इट इज अ लीडिंग पावर। अब है भैया, आपको बताना चाहूंगा, जो आपने पड़ोसी पे सवाल उठाए हैं, विदेश मंत्री जी, यहाँ थोड़ा शब्दों का सही चयन करें। चलिए अब आप बोल सकते हैं। अभय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आप पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप पे सवाल उठाए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रीलंका से जब हमारा रिलेशन खराब हुआ था, तब आपकी ही सरकार थी, याद कीजिएगा 1986 का हिस्ट्री, तब आपकी ही सरकार थी, जब राजीव गांधी की क्या बोलते हैं उसको, जब राजीव गांधी के टेन्योर में हमारी सेना जाके वहां जब आक्रमण किया था, तब श्रीलंका से हमारा रिलेशन खराब हुआ था। और दूसरी बात बताना मैं चाहूंगा, कि श्रीलंका के साथ में अभी रिलेशन खराब नहीं है, अभी बढ़ा है। आप बात कीजिए 2022 का क्राइसिस, तब इंडिया श्रीलंका के साथ में खड़ा हुआ था। क्राइसिस के समय इंडिया उसका
किया था, आप जाके पहले पढ़ के आइए। अरे हेल्प किया था, हमारा दोस्ती किससे हम वो जानना चाहते हैं। अब दोस्ती नहीं रहेगा देखिए हेल्प कर दीजिएगा। मंत्री जी को थोड़ा अपनी बातें पूरी कर लेने दीजिए। तो बता रहे हम भी पूछ रहे हैं विदेश मंत्री से। नहीं, इनके पास हाँ, मुझे सीमित समय है, सीमित समय में अपने बात पूरी कर ले थोड़ा। नहीं, मेरा टाइम खत्म हो चुका है, अब धन्यवाद। हाँ ठीक है, धन्यवाद। आपका समय सही में खत्म हो चुका है। अभय जी, समय किसका खत्म होगा वो समय बताएगा। बस